और देखिए आईटीवी मंच ये जो कार्यक्रम आपके लिए लाया है, युवा देश की शक्ति, देश की सिद्धि, देश का संकल्प। और आप सबने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री भी युवाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। राज्य के विकास की स्थितियों को आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि ग्राउंड जीरो पर छत्तीसगढ़ की साइज सरकार ने कौन कौन से वो तमाम कार्य किए हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तालियां बजाते रहिए, कंजूसी क्यों हो रही है? ठीक है सर, प्लीज हैव अ सीट। और मैं अनुरोध करूंगी, हमारे रॉबिन्सन गुर्जर जी हमारे साथ हैं, आईपीएस अधिकारी है, राजनाला स्मृतिक जी हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ छत्तीसगढ़ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चाहूंगी अब आप मंच को संभालें और आज तमाम सवाल करें। जनता जो सवाल का जवाब ढूंढ रही है कि आखिर प्रदेश की स्थिति किस तरीके से आगे बढ़ रही है, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार ये कहती भी है कि अब राज्य में पहले जो डर था अब वो मिटता नजर आ रहा है। अब ओवर टू यू विश्वकर्मा जी, आप मंच संभालिए और तमाम सवाल करिए कि आखिर प्रदेश की जनता किस तरीके से सरकार के साथ आश्वस्त है और किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति में छत्तीसगढ़ हमारा राज्य सुधर रहा है, विकास का बयार बह रहा है, नदियां बह रही हैं और आज युवाओं का जवाब मिलता नजर आ रहा है। ओवर टू यू। हेलो हेलो। टेक्निकल टीम से मैं अनुरोध करूंगी, प्लीज माइक को एक बार चेक कीजिए। अब हेलो हेलो। दीपक जी, ओवर टू यू। हेलो 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 हेलो। युवा मंच में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा उन विषयों पर होगी कि युवा भटक गए हैं कि अपने रास्ते पर हैं। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। आपका जो जीवन शुरू हुआ आईपीएस की नौकरी और उससे पहले छत्तीसगढ़ आना, क्या कुछ खास रहा? कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी कि कई बार मन डगमगाया कि अब नहीं हो पाएगा, कुछ और सोच लेते हैं? इस कार्यक्रम को मैं बुलाने के लिए धन्यवाद। विशेष परिस्थिति ऐसे प्रिपरेशन में तो सभी का कुछ कुछ चैलेंजेस तो होते ही है। वैसे मेरे भी था। बीटेक के बाद मैं 4 साल नौकरी किया, उसी के साथ साथ तैयारी करने लगा, बट तब सफलता नहीं मिली, तो मैं जॉब छोड़ के फिर तैयारी करना चालू किया। तो उसमें कुछ कुछ चैलेंजेस आए कि सभी घर वाले पूछते थे कि यूपीएससी एक बहुत कठिन परीक्षा है, तो उसमें सफलता मिलना इतना इजी नहीं है, और कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के तैयारी करना और अच्छा सेटल्ड लाइफ था, तो वो सब छोड़ के इसके पीछे पड़ना वो सही डिसीजन था कि नहीं, उस टाइम पे पता नहीं था। बट समहाउ मेरे को एक डेडिकेशन था कि ये करना ही है, तो सफलता मिलेगा कि नहीं वो अलग बात है, बट पूरा जो एफर्ट है वो लगाना था। तो 2 साल नौकरी छोड़ के तैयारी की है और उसमें सफलता मिली। तो उस टाइम पे काफ़ी कठिनाइयाँ फेस करना पड़ा, बट अदरवाइज़ सर्विस में आने के बाद तो बहुत अच्छा लगने लगा। अच्छा लग रहा है। रॉबिन्सन जी, यहाँ तक पहुँचना, चूंकि आप तो पड़ोसी राज्य के हैं, ये भी पड़ोसी राज्य के, यहाँ तक पहुँचना, चूंकि आप झारखंड से आते हैं, छत्तीसगढ़ ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्या माना जाए ये संघर्ष के पीछे कौन कौन था? और आज वर्दी के प्रति जो जिम्मेदारी है, कैसा महसूस होता है कि हाँ पा लिया है और युवा भी कर सकते हैं? पहले तो आईटीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों को यहाँ मौका मिला, और खासकर इस मंच का जो मेन उद्देश्य है, जो हम युवा साथियों को जो संदेश देना चाह रहे हैं, उसमें अगर जैसे मैं भी अगर अपने आप को देखूं तो हम लोगों की शुरुआत बहुत एक बेसिक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से ही हम लोग सब आते हैं, और कहीं ना कहीं बचपन से एक एस्पिरेशन की जो एक ड्राइव होती है वो आपको हमेशा आगे खींचती है। तो बचपन में आपके रोल मॉडल्स कैसे हैं और फिर आपके मदर फादर आपको किस टाइप से गाइड कर रहे हैं, उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है फैमिली का। और ख़ासकर जैसे मैं भी एक सरकारी
नौकरी वाले फैमिली बैकग्राउंड से ही आता हूँ, तो मम्मी पापा भी हमेशा अपने ऊपर किसी न किसी सीनियर को या ब्यूरोक्रेट्स लोग को देखते ही हैं। वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा भी कल को ऐसा बने या फिर उनके फैमिली में भी कोई ऐसा करे। तो बचपन से एक सपने का बीज बो दिया जाता है, फिर जिम्मेदारी फिर आपकी कहीं ना कहीं बढ़ती जाती है कि ये जो मैं सोचा हूँ या फिर बचपन से जो मुझे दिखाया गया है उसको मुझे करना है। तो वो स्टेप कंटिन्यूसली चलता रहा लाइफ में। हर स्टेज पे अपना बेस्ट करने के लिए पेरेंट्स ही मोटिवेट करते रहे। फिर फाइनली जैसे स्कूलिंग वगैरह सब रांची से हुई, फिर कॉलेज आईटी कानपुर ग्रेजुएट हूँ मैं, एंड देन डायरेक्टली फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लिए निकला। तो एक चैलेंज था कि बीइंग इनटू आईआईटी आप प्लेसमेंट्स नहीं ले रहे हो, और फिर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक रहता है, तो प्राइवेट सेक्टर में ना जाके फिर टोटली कट ऑफ होकर के फिर यूपीएससी की तैयारी करना। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, और ये जो 2 साल का संघर्ष रहता है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता है, क्योंकि आपको अपने डिस्ट्रैक्शंस को बिल्कुल कंट्रोल करना है, अपने आप को। आपने क्या क्या कंट्रोल किया था, क्योंकि आज तो स्क्रॉल करते हैं तो रील्स खत्म नहीं होती है और रात बीत जाती है। हमारे टाइम पे उस समय इंस्टाग्राम नहीं था तो हम लोग बच गए। तो अभी उस समय तो यहाँ नहीं बैठे होते। मतलब खैर वो बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल चीज़ है। हम लोग के टाइम व्हाट्सएप था, अनइंस्टॉल कर दिया, टेलीग्राम था, बंद कर दिया। तो सिर्फ एसएमएस के भरोसे अगर किसी को भेजना होता तो करते थे, बाकी कॉल्स बस पेरेंट्स को होता था। बहुत ज़्यादा सोशल सर्कल मेंटेन नहीं किए थे, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत डिमांडिंग है। ये जो कर रहे हैं उनको भी समझ आएगा और समझना चाहिए कि अगर आप किसी बड़े लक्ष्य के पीछे जा रहे हैं तो सेक्रीफाइसेस तो देने ही पड़ेंगे। एक सवाल आपसे है, 2 शब्द बहुत चर्चा में है आजकल दिल्ली के प्रदर्शन के बाद, जेन जी, जेन अल्फा। मतलब हर कोई जानने लगा है, मुझे लगता है जो 80s के हैं वो भी और जो नई उम्र के हैं वो भी। क्या माना जाए, इन लोगों को अगर कुछ सिखाया जाता है या ये पहले से सीखे सिखाए हैं, तो क्या माना जाए ये मिसगाइडेड मिसाइल हैं, इनको सही रास्ता दिखाना चाहिए, या ये सब चीज़ समझे हुए हैं? ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है जो आप सवाल पूछे हो, कि ये मिसगाइडेड मिसाइल भी बोल सकते हैं और एकदम गाइडेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके जो अवेयरनेस है, जैसे अभी रॉबिन्सन ने बोला कि हमारे टाइम पे उतना सोशल मीडिया था एक्टिव, बट इतना एक्टिव नहीं था जो इस ज़माने में है। तो उनको काफ़ी जानकारी भी है अभी, और उनके पास जो चैलेंजेस भी, जो इश्यूज हो रहे हैं उसको लेके अगर कोई आंदोलन कर रहा है, कुछ कर रहा है, डेमोक्रेसी में वो सब चीज़ें अलाउड है, बट डेमोक्रेटिकली करे बस। बट आई थिंक गाइडेड है नहीं है उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा, बट अदरवाइज जो भी अगर इशू होता है तो जेन जी या जेन अल्फा अगर उठ के क्वेश्चन करने लगेंगे तो ये एक अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में, वो तो मैं मानता हूँ। बट आई थिंक वो वेल अवेयर का हिस्सा है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन रास्ता सही होना चाहिए। एग्जैक्टली, रास्ता सही है। डेमोक्रेटिकली अगर कोई भी कुछ प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। आप यहाँ तक पहुँचे, एक चर्चा आपके साथ जुड़ी हुई है, चूंकि छत्तीसगढ़ में आप पदस्थ हैं, नक्सल की चर्चा जरूर होती है, और उसके बिना अगर पुलिस से बात की जाए या किसी से बात की जाए तो अधूरी लगती है। 38 जवानों का वो क्या किस्सा है जिसको लेकर आप चर्चा में रहे, वो क्या था, थोड़ा बताएंगे? मैं आपको करेक्ट करना चाह रहा हूँ, 38 जवानों का इशू नहीं था, 38 नक्सलियों का इशू था। तो मैं 2024 से लेके 26 तक बस्तर क्षेत्र में ही काम किया था। 1.5 साल एडिशनल एसपी ऑपरेशंस दंतेवाड़ा था और 6 महीने एसपी एसटीएफ के रूप में पदस्थ था। तो उसमें एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। जैसे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का टारगेट था कि मार्च 31 2026 तक नक्सलिज्म छत्तीसगढ़ से ख़त्म करना है। तो उसी को लेके पूरा सभी जो पुलिस फोर्स और केंद्रीय फोर्सेस जो है सभी उसमें लगे थे। तो अच्छा एक ऑपरेशनल माहौल चालू हुआ बस्तर में। तो उसमें मेरे को एडिशनल एसपी ऑपरेशंस दंतेवाड़ा होते हुए एक बहुत अच्छा ऑपरेशन लीड करने का मौका मिला, जो अक्टूबर 4 2024 को हुआ था। दंतेवाड़ा और नारायणपुर के सरहदी क्षेत्र था। उसमें एक बड़ा माओइस्ट फॉर्मेशन का हमको इंटेलिजेंस मिला था। तो उसमें जॉइंट टीम दंतेवाड़ा और नारायणपुर की जॉइंट टीम को मैं लीड किया था फील्ड में, और उसमें 38 माओवादी का हमने मारा है। तो उस टाइम का एक वो बहुत बड़ा सक्सेसफुल सबसे बड़ा ऑपरेशन मुझे लग रहा है देश के इतिहास का, नक्सल में सबसे बड़ा ऑपरेशन। अभी तक नंबर्स वाइज देखेंगे तो वो बहुत सबसे बड़ा ऑपरेशन है। और उस टाइम का वो साइकोलॉजिकली और स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद हमको काफ़ी सरेंडर्स भी मिले और उससे हमारे फर्दर ऑपरेशंस और बेहतर होने लगे। तो एक
एसएचसी रैंक के नक्सली से लेके हम लोग टोटल 38 माओवादियों को मार गिराने में सफल हुए और काफ़ी ऑटोमेटिक वेपन्स वगैरह सब मिले हैं और उससे जो फ़ायदा हुआ वो फ्यूचर हमको मार्च 31 के टारगेट अचीव करने में बहुत मदद मिला है। और जो दाग था वो छूट भी गया है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के साथ जो जुड़ा था। यस, वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट मानना चाहिए क्योंकि हमको जब टारगेट दिया गया था वो हम लोग भी उम्मीद नहीं कर पाए थे कि ये मार्च 31 तक ख़त्म हो जाएगा, बट हमने करके दिखाया और पॉलिटिकल और सीनियर ऑफिसर्स का विजन और डायरेक्शन हमेशा साथ में रहा है। तो हमने वो जो टैग है छत्तीसगढ़ से जो हमेशा बोला जाता है कि नक्सलिज्म है वो हमने हटा के सक्सेसफुल प्रूव कर दिया। सक्सेसफुल हुआ। एक सवाल आपसे है, खाकी सपना होता है युवाओं का, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे किसी भी फोर्स में हो, खाकी पहनने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी क्या समझ आती है, क्या लगता है कि हमको क्या करना चाहिए? ये खाकी सबसे पहले तो मिलना ही बहुत कठिन है और फिर मिलने के बाद जिस तरीके से आपकी जिम्मेदारी बढ़ती है एक इंडिविजुअल के प्रति, एक सोसाइटी के प्रति और एक सबसे बड़ी अपने खुद के प्रति, तो जो सेल्फ इसमें कंट्रोल या फिर सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा एक एक्शन बहुतों की ज़िंदगी ख़राब कर सकती है और बहुतों की ज़िंदगी बचा सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम हर एक मैटर को थोड़ा मतलब विथ प्रॉपर फैक्ट्स के साथ ही डील करें और कुछ भी गलत हो रहा है हमारे आंखों के सामने हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वर्दी हमें पुश करती है कि आप उस जो गलत हो रहा है उसको रोकें। और चूंकि हम जस्टिस डिलीवर तो नहीं कर सकते लेकिन जस्टिस को जो प्रॉपर चैनल में जाना है जुडिशरी तक उसमें चैनलाइज कर सकते हैं। हाँ, तो बहुत सारा पेपर कंट्रोल होता है जिसमें बीइंग इन पुलिस आप किसी के साथ गलत ना करें सो दैट उसको आगे, क्योंकि थाने में आदमी एक बार आता है लेकिन एक बार प्रक्रिया शुरू हुई तो फिर जुडिशरी तक फिर वो जीवन भर का एक बहुत बड़ा एक टसल हो जाता है। एक और सवाल आप ही से ले लेता हूं क्योंकि आपने बताया कि इंस्टाग्राम हमारे ज़माने में नहीं था। आज के दौर में जब चीज़ें बदली हैं तो अपराध का जो तरीका है वो भी बदला है, चाहे वो AI से हो, चाहे वो तमाम दूसरी चीज़ों से हो। इसको लेकर आप लोगों के पास भविष्य में क्या रोड मैप है और कैसे काम किया जा रहा है? अभी चूंकि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गया है और मोबाइल सबके हाथों में है तो हर एक आदमी एक क्रिमिनल का कस्टमर बन चुका है। तो आप जितना लूजली आप उसको डील करोगे उतना ससेप्टेबल, उतना वल्नरेबल आप होगे किसी भी क्राइम को लेकर के। अभी अगर जनरल ट्रेंड देखें तो जो साइबर फ्रॉड्स है वो अगर देश की पॉपुलेशन देखो तो आप मतलब कितने लोग उनके टारगेट्स हैं, जिनके हाथों में फ़ोन है सभी टारगेट हैं। उनको पता है कि कौन कब रिटायर होने वाला है, उनको पता है किसके पास कब कौन सा FD मैच्योर होकर आने वाला है। तो टारगेट्स बहुत ईजिली मिल जाते हैं और बहुत ईजिली वो बहुत बड़े मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अभी मतलब ऐसे भी स्मृतिक अभी क्राइम देख रहा है तो हम लोगों को भी बहुत सारे मैटर्स आते हैं जिसमें 2-2 हज़ार करोड़ के फ्रॉड्स के लेवल आ रहे हैं, उसमें हार्डली 5-6 लोग इन्वॉल्व हैं, फिर उनकी पूरी टीम एक के नीचे एक लेयर्स हैं। तो बहुत बड़ा स्केल है, बहुत बड़ा क्रिमिनल्स के लिए अपॉर्चुनिटी और हमारे लिए उतना ही बड़ा चैलेंज है। और साथ ही साथ जैसे ही हम लोग अगर देखेंगे तो बहुत सारे टूल्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं साइबर क्राइम को रोकने के लिए, जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड ऑफेंसेस हो रहे हैं उन सबको रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज विद टाइम AI के आने के बाद से और भी बढ़ता जा रहा है हमारे लिए। तो प्रोएक्टिवली हम टेक्नोलॉजिकली हेल्प भी ले रहे हैं कि हम उन टूल्स का यूज़ करके इन सबको टारगेट वे में सॉल्व कर सकें। आप चूंकि क्राइम देख रहे हैं, इस पार से उस पार से नहीं, आप चूंकि क्राइम देख रहे हैं, एक सबसे बड़ी चुनौती है और चूंकि हम युवाओं की चर्चा कर रहे हैं, नशा, ड्रग्स, तमाम अलग अलग तरीके से बच्चे इसका सेवन कर रहे हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो सेवन कर रहे हैं और जो यंगस्टर हैं, जो स्कूल गोइंग है, जो कॉलेज गोइंग है, इसको लेकर कोई ऐसा रोड मैप कि इनसे दूर रखा जा सके या उनको लेकर कोई सुझाव, या आप क्या काम कर रहे हैं पर्सनली उस पर? ये बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि जैसे यूनियन होम मिनिस्टर सर का नेक्स्ट टारगेट है कि नशा मुक्त भारत क्रिएट करने का, तो उसी के लिए एक स्पेशल टीम ANTF बनी हुई है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ये पूरा कंट्री भर में अभी एक्टिव हो गया है एंड हम लोग टारगेटेड अप्रोच में इसमें एक काम कर रहे हैं। तो इसमें इंटरस्टेट जो रैकेट्स होते हैं, ड्रग रैकेट्स, उसमें हम लोग बर्स्ट करने में काफ़ी सफल हुए हैं। अभी जैसे आप रिसेंटली देखेंगे तो हम लोग पंजाब, उड़ीसा से तो रेगुलरली हम लोग ड्रग्स नेटवर्क बर्स्ट करते ही है।
साथ ही साथ पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली से भी, और रिसेंटली अगर आप रायपुर का ही देखेंगे तो 3 महीने पहले हम लोग एक नाइजीरियन कोकेन रैकेट को भी बर्स्ट किए थे। तो इसमें एक डेडिकेटेड एफर्ट लगाया जा रहा है और एक डेडिकेटेड टीम भी है। अभी ANTF भी अभी मेरे अंडर ही है। तो कंप्लीट फोकस एक स्पेशल टीम और स्पेशल प्रभारी को लेके हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। तो एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। साथ ही साथ सफेमा का भी इसमें कार्रवाई किया जा रहा है। जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होते हैं, NDPS एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बस गिरफ्तार करके जेल भेजने से ना रुक के हम लोग उनके पूरे प्रॉपर्टीज़ भी अटैच करने का कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे उनको आर्थिक नुकसान भी हो, ताकि अगर वो बाहर जेल से छूट के भी आए तो पुनः वो काम करने में सक्षम ना रहे। इसके लिए भी हम लोग विशेष ध्यान देके रिसेंटली एक 7 करोड़ का एक NDPS आरोपी का हमने प्रॉपर्टी भी अटैच किया है। तो बोथ एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन चेन पूरा हम लोग ट्रैक करके, साथ ही साथ जो पकड़े जाते हैं उनको फाइनेंशियल अटैचमेंट्स भी करने का कोशिश कर रहे हैं, सो दैट पूरा ही हम लोग एक होलिस्टिक अप्रोच में इसमें आगे बढ़े। आप दोनों से मेरा एक सवाल है, पहले आपसे ले लेता हूं। क्या पुलिस और युवाओं के बीच जो सेतु है विश्वास का, उसको और बढ़ाने की जरूरत है? नजर आता है ऐसा? ये मतलब एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि युवा और पुलिस के बीच ब्रिजिंग रहे। जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिलती है वो कहीं ना कहीं आम नागरिक और खासकर युवा जिसके पास इतनी एनर्जी है, अगर उसकी एनर्जी चैनलाइज ना हो तो वो गलत दिशा में भी जा सकती है। क्योंकि गलत दिशा में जाना बहुत आसान है और सही काम को करने में एक छोटी सी एक लीप ऑफ फेथ नाम की एक थ्योरी है कि आपको एक छोटा सा बस पुश चाहिए। आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, आपको वो छोटा सा किक चाहिए कि इसको मैं लेके तुरंत हॉस्पिटल जाऊं। बहुत लोग देख के गुजर जाते हैं, बहुत लोग वो किक को महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी एनर्जी, अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा के रखें, पुलिस की हेल्प करें, और पुलिस को भी आपकी ही हेल्प चाहिए फाइनली, क्योंकि आप ही के लिए हम यहाँ पे सेवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं और पुलिस को और ब्रिज करना ही पड़ेगा। ब्रिज जरूरी है। जरूरी है। आपका क्या मत है इस पे? ऐसा ही मत बताइएगा ना। ये नहीं अभी अगर कमिश्नरेट में आप देखेंगे तो संवाद से समाधान नाम के हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग का एक एक्टिविटी चला रहे हैं। तो रेगुलरली जो थाने लेवल पे और क्राइम टीम के साथ भी साइबर टीम भी हमेशा कुछ एरियाज पकड़ के उनमें पार्षदों के साथ में हम लोग लोकल कम्युनिटी इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी क्रिएट कर रहे हैं और पुलिस का जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो सब के बारे में भी बताया जा रहा है। साइबर फ्रॉड से कैसे बचना है और काफ़ी सब जानकारी उसमें बताया जाता है। और जैसे अभी रॉबिन्सन साहब ने बोला कि युवा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ प्ले करती है पुलिसिंग में, क्योंकि उनके पास जो जानकारी आती है वो ऐसे ना सोचे कि वो शेयर करेंगे पुलिस से तो उनका कुछ नुकसान होगा। हम लोगों ने बहुत सारे नंबर्स, टोल फ्री नंबर्स और हमारे खुद के नंबर्स भी पब्लिकली जारी करके रखा है। तो उसमें अगर जानकारी शेयर करेंगे, आपका इंफॉर्मेशन भी गोपनीय रखा जाएगा, तो हमको उसमें काम करने में और अच्छा मदद मिल सकता है। जब कम्युनिटी भी साथ में हमको सपोर्ट करेंगे तो हम लोग एक ड्रग फ्री और क्राइम फ्री सोसाइटी क्रिएट करने में बहुत मदद मिलेगा। एक सवाल है, चूंकि आप दोनों बस्तर में रहे हैं और नक्सल के समय रहे, एक सवाल ये खड़ा होता है कि जो बस्तर का युवा है, चूंकि उसमें तमाम ऐसे युवा हैं कि शहर उन्होंने नहीं देखा था, रायपुर तक नहीं देखा था, घरों में टीवी नहीं देखा था, लेकिन आज परिस्थिति बदली है। जब बस्तर के युवाओं से नक्सल के समय आप लोगों की मुलाकात होती थी, आप लोग गांवों का दौरा करते थे, और आज जब मुलाकात या बात होती है तो कितना अंतर नजर आता है? क्या विश्वास बढ़ा है उनका? चूंकि मैं नारायणपुर में 2024 में मेरी तैनाती हुई थी, तो जब एडिशनल एसपी में हम लोग बहुत ऑपरेशंस के साथ में, और हम लोग जब अंदर जाते भी थे तो गांव वालों से मिलते भी थे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके अंदर हमेशा एक फियर साइकोसिस नाम की एक चीज़ उनके अंदर रही है कि वो अपने डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी ना किसी नक्सल को देख रहे, वो हथियार लेके घूम रहा है, उनके घर हर दूसरे दिन आ रहा है, चावल ले रहा है, उनसे वसूली कर रहा है, उनको बाहर जाने से मना कर रहा है, उनको बाज़ार जाने से मना कर रहा है। तो 4 दशक में उनकी 2-3 पीढ़ियों ने कभी बाहर निकला ही नहीं, बाज़ार भी आते थे तो उन पर डाउट उठा था। तो वो एक ट्रॉमा के साथ वो इन 40-50 साल जंगलों में ही रहे, और अभी जब नक्सल ऑपरेशंस करके और फिर सभी आर्म्ड कार्डर्स ख़त्म करके जब पूरे कैंप सब कुछ ओपन करके एकदम जब सिक्योर हो गया नेटवर्क, तब कहीं ना कहीं उनमें वो जो एक्सप्रेशन की आज़ादी मिली है वो एक बहुत डिफरेंट चीज़ है, जो एक्सपीरियंस करने वाली बात है। अब लड़के लोग एस्पायर कर रहे हैं कि वो साइकिल खरीदें,
कि ताकि वो रोज़ नारायणपुर आ सके या फिर लोकल बाज़ार जा सकें। तो एक एक्सप्रेशन की आज़ादी उन्हें मिली है। आज़ादी देश को बहुत पहले मिल चुकी थी, लेकिन उनकी आज़ादी आई थिंक अभी 31 मार्च 2026 के बाद जो वो महसूस कर रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। और वहाँ के हमारी और आपकी तरह। हाँ, मतलब अब वो देख पाएंगे कि एक्चुअली में एक टीवी क्या होता है, एक लाइट क्या होता है, उसका कनेक्शन घर में हो तो क्या होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके। अभी जो वो जनरेशनल लीप आएगा उनके एक्टिविटीज़ में, उनके फैमिली में, इकनॉमी से वो जुड़ेंगे। अभी तक वो जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस उगाते थे वो प्रॉपर मार्केट रेट पे मिलेगा उनको। तो उनका गवर्नमेंट भी बहुत डेवलपमेंटल फ्रंट पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। और सड़क बिजली पे जो फोर्स है, बस्तर मुन्ने का प्रोग्राम जो चल रहा है, नियत नेला नार चल रहा है, बहुत टारगेटेड, बहुत लोडेड है अभी कलेक्ट्रेट और उनकी डेवलपमेंटल मैकेनिज्म, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है। और जल्द ही मतलब वो पूरा क्षेत्र जब डेवलपमेंटल ग्रिड के साथ जुड़ जाएगा तो एक अलग ही एक युवा एक एनर्जी आएगी जो इस गवर्नमेंट को और मजबूत बनाएगी, चीजें बदलेंगी। हाँ। एक सवाल है, आप लोग बस्तर में जब तैनात थे, चूंकि पुलिसिंग या वर्दी को देखकर लोग अलग तरीके से एक्सेप्टेंस है और अलग तरीके से चीजें देखते हैं। नक्सलवाद के समय जब आप गाँव में जाया करते थे तो युवाओं का क्या रुझान था, और उसके बाद जब आप लोग गए तो वो कैसे एक्सेप्ट करते थे आप लोगों को? ये एक एक्चुअली बहुत नेगेटिव परसेप्शन बनाया जा रहा था पुलिस को लेके। ऐसे कभी हमको ऑपरेशंस में जब अंदर जाते थे तब कभी गांव वालों से हमको अपोजिशन नहीं मिला था। वो भले ही एक नक्सलियों के डर से, एक बंदूक के डर से एक पूरा गांव जो है उनको सरेंडर कर देता था, बट एट द सेम टाइम जब हम लोग जाते थे उनको एक होप दिख जाता था कि शायद अभी कुछ दिनों में जो सरकार चाह रही है कि एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ यहाँ पे बढ़े और उनके जो लाइफ सुधरे, वो एक होप के हिसाब से ही हमको देखते थे। तो कोई नेगेटिविटी हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि हम लोग आएंगे तो वो डर जाते थे, ऐसे कभी नहीं था। एंड ऑल्सो कुछ इंसिडेंट्स अगर आप देखेंगे तो कहीं कुछ कैंप्स अगर हटाने की भी बात हो रही थी तो गांव वालों ने खुद उसको विरोध किया था कि हमको पुलिस वाले चाहिए, हमको कैंप्स चाहिए। क्योंकि अगर जब कैंप वहाँ पे रहेगा अंदर, भरोसा था, कंप्लीटली भरोसा था। क्योंकि अगर भरोसा नहीं होता तो वो कैंप्स हटाने के विरोध में कभी नहीं रहते। तो एक भरोसा भी था। और कैंप्स को लेके जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ भी जो हो रही थी कि मोबाइल कनेक्टिविटी भी बिल्ड हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ रही है और हेल्थ फैसिलिटीज़ भी पहुंच रहे हैं, सड़क पहुंच रहा है, तो उसके हिसाब से उनको भी एक भरोसा आता था कि धीरे धीरे उनका भी लाइफ सुधर रहा है। तो भले ही वो ओपनली प्रोजेक्ट नहीं कर पाते कि पुलिस के समर्थी है, बट एट द सेम टाइम अंदर ही अंदर हम लोग जब जाके मिलते हैं या वो जब बाहर आके हमको जानकारी देते थे, हमको पूरा एक रे ऑफ होप दिखता था उनमें कि पुलिस के ऊपर कंप्लीट भरोसा तो है। भरोसा कामयाब। एक सवाल आपसे है गुड़िया जी कि मौजूदा स्थिति में जब आप बस्तर में तैनात थे, वहाँ के जंगलों में, अपने जिला मुख्यालय में, कोई ऐसी घटना जिसने आपको चोट पहुंचाई हो अंदर से कि यार ये नहीं होना था, ये गलत हो रहा है? कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा वाकया? स्पेसिफिकली किसी के साथ गलत होता हुआ तो ऐसा बहुत ज़्यादा उधर नहीं मिला, बट चूंकि ऑपरेशंस में हम लोग बहुत एक्टिव थे। और एक ऑपरेशन मुझे याद आता है जब मैं एक डीएसपी, हम लोग एक कवर लेकर के छुपे हुए थे रात भर, एक रिंग बना करके हमने नक्सलियों को घेर रखा था। और फिर रात भर फायरिंग चल रही है, रात भर गोलियां चल रही है। अब मेरे साथ जो टीम मेंबर थे वो बोले कि सर इधर हो रही है, इधर हो रही है। और फिर सेट में कंटिन्यूसली हम लोग बोल रहे फायर कंट्रोल करो, क्योंकि रात में आपको सिर्फ एक आग का गोला दिखता है और जब गोली निकलती है तो सिर्फ जिन जिन पेड़ों से टकराएगी वो टट 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 करके, वो बांस से अगर गुजरी तो वो अलग आवाज़ आता है और फिर आपको कुछ दिखता नहीं कि सामने से कौन था, किधर था। तो इसमें फायर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और रात भर जब फायरिंग हो रही है तो एंटिसिपेशन में भी लोग फायर करते हैं। तो इसमें सबसे आखिरी में अराउंड सुबह 3:45 बजे आसपास हमारे फ्रंट के जस्ट 20-25 मीटर से ही फायर आए। तो फिर सामने से एक राउंड आया, फिर बदले में हमने 100 मारे। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई होता ना कि गलती से कुछ गांव वाले भी हो सकते हो जनहानि ना। तो एक था कि कहीं हमारी गोली से कोई गलत आदमी का नुकसान ना हो जाए। तो ऐसे में थोड़ा सा लगता है कि फायर कंट्रोल और इस टाइप की चीज़ें उस एरिया में उस समय खैर ऑपरेशंस थे तो लगता था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, बट टच वुड सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन एंड स्वीट ऑपरेशंस हुए हैं। कहीं किसी भी गलत इंसान के साथ गलत मतलब गांव वाले के साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। तो ये
काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस मामले में। एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ऑपरेशंस के दौरान आपका कोई ऐसा घटना या कोई ऐसी सिचुएशन कि आपको लगा कि अब तो फंस गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए, ऐसा किसी दिन फील हुआ? कोई डर आया कभी ऐसा? मैं इसमें टुकना चाहूँगा। ये अंदर ऑपरेशन में था, हम लोग मॉनिटर कर रहे थे, ये मतलब क्रॉस फायर में फंस गया था एक तरीके से, तो ये बताएगा और बेटर। तो आप उसको बताइए जरा। दो घटनाएं हैं। जैसे अभी जो रॉबिन्सन बोला है कि एक क्रॉस फायरिंग में भी हम लोग फंसे हुए थे, दोनों साइड से, आगे से पीछे से गोली चल रही थी, तो उसमें भी एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन एक क्रिएट हुआ था। उसी के साथ साथ जनवरी 2025 में एक बड़ा ऑपरेशन करके हम लोग वापस आ रहे थे, इंद्रावती नदी पार करके हम लोग जस्ट मेनलैंड में एंट्री कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा आईडी द्वारा नक्सली द्वारा लगाया हुआ आईडी ब्लास्ट हुआ था। 50-60 किलो का आईडी था और ऑलमोस्ट 10 फीट का गड्ढा क्रिएट किया था और एक स्कॉर्पियो गाड़ी पूरी उड़ गई थी एंड उसमें हमारे 9 जवान शहीद हुए थे, 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद हुए थे। तो उसी काफिले में मैं उसी कार्स में मैं कुछ गाड़ियों के पीछे था, तो वो एक बहुत ही मतलब अभी भी अगर मैं सोचता हूँ उसके बारे में तो एक डर सा वो लगता है कि वो गाड़ी में तो कोई भी हो सकता था, मैं भी हो सकता था और कोई भी हो सकता था। तो वैसे सिचुएशन से भी हम लोग गुजर के आए हैं। सो वो एक्सपीरियंसेस अभी शेयर करने में बहुत ही सिंपल लगेगा क्योंकि 1-2 साल हो गया, अभी नक्सलिज्म भी हो गया, बट अभी मन में अभी भी वो एक जब भी सोचते हैं वो एक डर सा तो लगता ही है। सेशन को आगे बढ़ाएंगे और चूंकि युवाओं की चर्चा है, युवाओं की चर्चा की भी, जेनजी का जमाना है, तो रैपिड फायर खेल लेते हैं। 2-2, 3-3 सवाल छोटे छोटे लूंगा आप दोनों से। एक शब्द में खुद को परिभाषित कीजिए आप ही। एक शब्द में परिभाषित मतलब अपने बारे में बताइए। अच्छा आप बता दीजिए एक शब्द में। परसिवेरेंस। किताब या मोबाइल? किताब या मोबाइल? मोबाइल। स्क्रॉल करने के लिए? जानकारी के लिए। अच्छा। फिटनेस या फेम? फिटनेस। सफलता का एक मंत्र एक लाइन में? परसिवियरेंस। युवाओं के लिए कोई संदेश? दोनों से अलग अलग चाहूंगा। प्रोडक्टिव रहें, सोसाइटी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बने। जो भी करे दिल से करे और डेडिकेशन के साथ करे, बस जो ये करना है वो करना है, कुछ नहीं, जो भी करे दिल से करे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का समय देने के लिए, युवाओं का मार्गदर्शन करने के लिए। चर्चा जारी रहेगी, कुछ और मेहमान हैं, उनसे आपको आगे मुखातिब कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, और दीपक जी मेरे सहयोगी आपका भी। देखिए ये जो सवाल जवाब थे, ये तीखे सवाल जवाब, और इसका जवाब जिस तरीके से जनता सुन रही थी, आप सब देख रहे थे, उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ किस तरीके से बदल रहा है। और अब हम मंच पे इनवाइट करना चाहेंगे एमपीसीजी चैनल हेड मनोज मनु सर का। सर आप प्लीज मंच पे आइए और दोनों खास मेहमानों को मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां एक बार हो जाए। जिस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ को लेकर हम वाद संवाद कर रहे हैं, इन दोनों विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित कर रहे हैं हमारे चैनल हेड मनोज मनु सर और दीपक विश्वकर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब बहुत शुक्रिया आईटीवी नेटवर्क के इस खास मंच, युवा मंच पर आने के लिए, और बेबाकी से जो आप दोनों ने जवाब दिया, ये हौसला अफजाई का काम आपने जनता का किया, युवाओं का किया। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। और कुछ ही क्षणों में एक बेहद खास मेहमान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद होंगे, और हम उनसे जानेंगे कि आखिर प्रदेश की नीतियां, प्रदेश की व्यवस्था और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था किस तरीके से आगे बढ़ रही है, किस तरीके से तमाम तैयारियां हैं, इसको जानेंगे हम उनसे। और उसके बाद बेहद खास क्षण जब प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हमारे साथ मौजूद रहेंगे, श्री विष्णुदेव साय। उनसे भी आज इंडिया न्यूज का ये खास मंच, युवा मंच, यंग जनरेशन, आज आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार भारत में युवाओं की ग्रोथ को लेकर, उनके विकास को लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, और उन्हें तमाम अपने नेताओं से भी, यानी कि साफ तौर पर केंद्र सरकार की नीति रही है कि युवाओं को किस तरीके से डायरेक्ट जवाब देकर आज देश की भविष्य में उनको साथ लाना है, उनका सम्मान बढ़ाना है। देश का गौरव आज की भविष्य पीढ़ी जो है वो तय करता है। और अब हम इंतजार कर रहे हैं कुछ ही क्षणों में, बस मुझे लगता है 10 मिनट में हमारे साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इस सभागार में मौजूद होंगे।
और हम उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरीके से आपने देखा। देखिए, दोनों आईपीएस अधिकारियों को आपने सुना कि बस्तर में पहले किस तरीके से डर लगता था। और देखिए, बस्तर ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की मैं बात करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ में पहले भय था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ भय मुक्त हो गया है। और जिस तरीके से तमाम यहां पर केंद्र सरकार की जो नीति है, प्रदेश सरकार की जो नीति है, आखिर महिलाओं के विकास के लिए क्या हो रहा है, हमारी यंग जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी के विकास के लिए कौन कौन से वो तमाम तकनीक को लेकर प्रदेश की यहां पर सम्मान को आगे बढ़ाएगी सरकार, ये आज हम जानेंगे। और आईटीवी नेटवर्क आपके लिए खास मंच को लेकर आए, क्योंकि आज चर्चा पूरे देश भर में आपने देखा, दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग राज्यों में युवा पीढ़ी को लेकर हो रहा है।